فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम सामीन और ज़िम्मेदारान, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने कुछ सेहत और ग़िज़ाइयत के उसूल और चंद प्रैक्टिकल तदाबीर के बारे में इंशाअल्लाह बातें रखेंगे। क्योंकि ये मौजू ऐसा है जिसके अंदर कुछ तिब्बी और इंग्लिश के अल्फाज आएंगे, तो गुजारिश है आप लोगों से कि थोड़ा गौर से सुने, और अगर कोई अल्फाज क्लियरली समझ में नहीं आए तो फिर बाद में जो है पूछ लें तो इंशाअल्लाह मैं उसको और वाज़े कर दूंगा। तलबा और तालिबात की यहाँ पर हम इल्मी और ईमानी हिफाजत करते हैं, उनका नशोनुमा करते हैं, उसकी तरबियत करते हैं। वहीं पर बहैसियत ज़िम्मेदारान मदारिस ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन तालिबात की सेहत की भी हिफाजत करें, कि जिस्मानी सही नशोनुमे की जो हम उसका इंतज़ाम करें और उसका ख्याल रखें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक मुहावरा है कि ए हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, यानी एक सेहतमंद जिस्म के अंदर एक सेहतमंद दिमाग रहता है। तो अगर से हम चाहते हैं कि हमारे तालिबात इल्म सही तरह से हासिल कर सकें और उनकी जहनी सलाहियत अपने मैक्सिमम उरूज पे हो और सही तरह से वो बात समझ सकें और इल्म हासिल सही तरह से कर सकें, तो उसके लिए नागुज़ीर है कि हम उनकी जिस्मानी सेहत के ऊपर भी तवज्जो दें। और ये गुजारिश है कि हमारे जहन में बात सिर्फ ये ना हो कि जब तक तालिबात हमारे साथ हैं, हमारे मदरसे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसी मरहले में जो है उनकी सेहत की हम जिम्मेदारी लें और बाद में चाहे जो चाहे हो। बल्कि हमारा ये हमारा मकसद होना चाहिए कि हम बच्चियों की इस तरह से तरबियत करें, सेहत के तौर से, सेहत और ग़िज़ा के मामले में उनको ऐसा इल्म दें, ऐसी आदतें उनको सिखाएं कि आगे चलकर वो मदरसे से फारिग होने के बाद में भी वो उन उसूलों को इस्तेमाल करते हुए, उन आदतों पे चलते हुए, उस ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हुए ऐसी वो ज़िंदगी भर अपने आप को सेहतमंद रख सकें। और न सिर्फ अपने आप को सेहतमंद रख सकें बल्कि अपने घर की सेहत की भी वो हिफाजत कर सकें, और अपनी मिल्लत के अंदर भी, अपने माशरे के अंदर भी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं दीन का आगे चलकर, वहाँ पर भी उनकी सेहत की भी जो है वो लोग रहनुमाई कर सकें। तो इस तरह से हम न सिर्फ ये कि आज की दीनदार नस्लों की सेहत की हम जो है हिफाजत कर सकेंगे, बल्कि हम आने वाली हमारी नस्लों की सेहत की भी जो है हम उसका इंतज़ाम कर सकेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारा विजन ये इस तरह से होना चाहिए। तो सेहत के बारे में बहुत से अहादीस हम जानते हैं, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों के सामने। अलगर्ज़ ये कि मक़ासिद शरीयत के अंदर जो 5 मक़ासिद बयान किए गए हैं, उनमें से हिफ्ज़ुन नफ्स और हिफ्ज़ुल अक़ल ये 2 हैं। तो इन दोनों का भी ताल्लुक़ सेहत के साथ रास्त है। तो अगर से हम जो भी इक़दामात हम सेहत के ताल्लुक़ से, सेहत के ज़िमन में, ग़िज़ा के ज़िमन में जो भी हम लेंगे, जो भी काम हम करेंगे, ये ऐन मक़ासिद शरीयत के मुताबिक होगा। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया, इसका जो मफ़हूम है कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिसके अंदर अक्सर लोग जो है गाफिल रहते हैं और उसको ज़ाया कर देते हैं। एक तो एक सेहत है, दूसरी जो है फ़राग़त का वक्त। तो फ़ारिगा ये मदारिस के अंदर ये बात क्लियर करें, हमारे तमाम मैनेजमेंट के अंदर जो भी लोग ज़िम्मेदारान हैं और जो भी असातिज़ा हैं, पढ़ाने वाले हैं और बच्चियों का ख्याल करने वाले हैं, जो भी लोग हैं, और ख़ुद तालिबात के अंदर भी, उनके माँ बाप के अंदर भी ये बात का एहसास हम डालें कि सेहत एक हमारी एक प्रायोरिटी है। बच्चियों की सही सेहत और उनकी सही ग़िज़ा ये हमारे लिए एक अहम मौजू है और हमारे मक़ासिद में से एक मकसद है।
और जब सेहत की बात होती है तो ये बात सिर्फ हम समझते हैं कि जिस्मानी सेहत नहीं, बल्कि जिस्मानी सेहत के साथ साथ बच्चियों की ज़हनी और उनकी जज्बाती सेहत का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल जज्बाती इंतशार बहुत है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मुख्तलिफ़ किस्म के नफ्सियाती अमराज का हजूम है। और जो है इवन कम उम्र की लड़कियों के अंदर भी जो है ये चीज़ें आज देखने में आ रही हैं। तो इसका भी हमको जो है ख्याल रखना है। सेहत का मतलब जिस्मानी सेहत भी है और उनकी नफ्सियाती और उनकी रूहानी सेहत भी है। तमाम चीज़ों के तमाम अज्जा को सेहत के हम सामने जो है ज़हन में रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि सेहत की फ़रोग़ के लिए, सेहत की हिफाजत के लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है ग़िज़ाइयत के ताल्लुक़ से, कि ग़िज़ाइयत की देखभाल बच्चियों की किस तरह से हो। जो मदरसे में जो बच्चियाँ जो अक्सर आती हैं 8 से 18 साल की उम्र की बच्चियाँ होती हैं, तो इनकी ये जो उम्र है ये बढ़ने की उम्र है। इसमें तेज़ी से उनके जिस्म के अंदर उनके तग़य्युरात होते हैं। जिस्म के अंदर तेज़ी से नशोनुमा होता है इस उम्र के अंदर। और अगर से इस उम्र में उनकी सही उनको ग़िज़ा ना मिले, जिसके अंदर पूरे विटामिन, पूरे प्रोटीन वगैरह, पूरे चीज़ें जो कैल्शियम वगैरह पूरे ना हो अगर से, तो फिर इसका असर उनके हड्डियों पे पड़ता है, उनके खून पे पड़ता है, उनके पूरे जिस्मानी आज़ा पे पड़ता है और ये असर ज़िंदगी भर उनके ऊपर रहता है। उनका जिस्मानी नशोनुमा रुक जाता है, जिसके वजह से उनका ख़त कम रहता है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जो आगे चल के जो है फिर उनकी जो अगली जो जिम्मेदारियाँ होगी, जो घरेलू जिम्मेदारियाँ होंगी, माँ बनना होगा, तो उन तमाम मसाइल के अंदर, तमाम मराहल के अंदर जो है ये मसला बन जाएगा और उनको जो है हमेशा कमज़ोर रखेगा और उनको हमेशा बीमार रखेगा। तो ये जो उम्र है नौउम्र लड़कियों की, इसके अंदर जो है ख़ास तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है उनकी ग़िज़ा की तरफ। तो ग़िज़ा के अंदर जो चीज़ें सबसे पहले अहमियत की जो हामिल है वो ये है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा, बैलेंस्ड डाइट जिसको हम बोलते हैं। मुतवाज़िन ग़िज़ा यानी ग़िज़ा के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी हों। कार्बोहाइड्रेट जिससे वो चीज़ जिससे इंसान को ताकत मिलती है, जैसे चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, रोटियों के अंदर, और जो है फलों के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू के अंदर। तो इस तरह के ये ग़िज़ा जो हम खाते हैं रेगुलरली रोज़, तो ये कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो जितनी मकदार ज़रूरत है बच्ची के लिए उतनी उसको देनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन यानी जो दूध वगैरह के अंदर होता है, गोश्त के अंदर होता है, अंडे के अंदर होता है, दालों के अंदर, फलियों के अंदर होता है। तो ये प्रोटीन भी जो है ग़िज़ा के अंदर सही मकदार में हो। और नेक्स्ट है चर्बी, सेहतमंद चर्बी। सेहतमंद चर्बी भी जो है ग़िज़ा के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा फिर विटामिन है मुख्तलिफ, आज जो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, मुख्तलिफ विटामिन हैं। तो ये मुख्तलिफ विटामिन भी जो है जिस ग़िज़ा के अंदर होना चाहिए। और इसके अलावा मिनरल्स, कैल्शियम है, लोहा है, और इस तरह से सेलेनियम है, कॉपर है, मुख्तलिफ किस्म के जो मादनात हैं इसके अंदर भी जो है ग़िज़ा के अंदर छोटी थोड़ी उसकी मकदार होती है जिसको जिस्म की जिसको ज़रूरत होती है। तो इन तमाम चीज़ों से भरपूर ग़िज़ा, इसको हम कहेंगे कि बैलेंस्ड डाइट है, मुतवाज़िन ग़िज़ा है। और इसके अंदर कोई भी चीज़ की अगर से कोई एक चीज़ की भी कमी रह जाए अगर ग़िज़ा के अंदर, तो फिर वो किसी न किसी बीमारी के तौर से जो है वो उभरती है बाद में। तो अलगर्ज़ ये जो आम तौर से जो हम ग़िज़ा खाते हैं जिसके अंदर चावल, गेहूँ और दूध, दही, गोश्त, दालें, हरी सब्ज़ी, दूसरे आम सब्जियां और फल, फ्रूट्स, ये तमाम चीज़ें, ये अगर से गोश्त वगैरह, अंडे, ये अगर चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पे यानी पाबंदी के साथ अगर से हम देते रहें बच्चों को, तो इन तमाम चीज़ों उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाते हैं। तो एक कोशिश ये होनी चाहिए कि ग़िज़ाओं के अंदर जितने भी हम मुख्तलिफ वैरायटी है उसको हम बच्चियों को जो है देते रहें रेगुलरली। फिर मकदार भी जो है उसका सही मकदार में हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दे रहे हैं कोई एक चीज़, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और कोई चीज़ कम मिल रही है वो भी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मुतदिल तौर से जो है उसका
देना, उसको जो है ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। और ग़िज़ा का पूरा प्लान बनाना चाहिए बच्चियों के लिए। कोई एक डाइटिशियन या डॉक्टर के मशवरे से जो जो उम्र के बच्चियां आपके पास मदरसे में पढ़ रहे हैं, उनकी ग़िज़ा की पूरी प्लानिंग हो, उनका मंसूबा बनाएं कि हर महीने में क्या क्या ग़िज़ाएँ उनके अंदर जो है उसके ग़िज़ा के मेनू के अंदर शामिल करें हम। और बच्चियों की उम्र के लिहाज से क्या क्या कौन सी चीज़ बच्चियों को कितनी कितनी मिलनी चाहिए, ये पूरा एक प्लानिंग हो उसकी, उसका पूरा मंसूबा हो और उसको जो है फॉलो किया जाए। पूरे किचन में जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं उसके अंदर जो है उसकी पूरी प्लानिंग हो। और फिर सेहतमंद ग़िज़ा को जो है पकाने का भी सेहतमंद तरीक़ा होना चाहिए। अगर से ग़िज़ा अच्छी है, अब तरकारियाँ वगैरह आप अच्छे लाए, महंगे भी लेके आए आप, लेकिन अगर से पकाने का तरीक़ा सही नहीं हो तो फिर उसका जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो पकाने का तरीक़ा भी उसका सेहतमंद तरीके से हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उसको जो है आप पका दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे पका दे रहे हैं, पूरे विटामिन उसके अंदर जल जा रहे हैं। या ऐसा नहीं कि ग़िज़ा कच्ची रह रही जिसके वजह से जो है फिर प्रोटीन वगैरह जो गल नहीं रहे हैं बराबर और वो जो है जिस्म में अंदर जो है जज़्ब नहीं हो पा रहे हैं। तो पकाने का भी सही तरीक़ा हो, जो पकाने वाले हैं किचन में उनकी जो है सही उसकी तरबियत उनको हो कि सेहतमंद पकवान किस तरह से होता है। फिर इसके अंदर खाना जो बच्चियों को हम देते हैं उसका एक सही मुतय्यन वक्त हो ताकि हाजिमे के अंदर जो है उसका सही उसका असर पड़े। ऐसा नहीं कि रात में देर से जो है उनको रात का खाना दिया जा रहा हो या नाश्ता बहुत देर से दिया जा रहा हो, इस तरह से ना हो, बल्कि मुतवाज़िन तौर से जो है उनके औकात हो और फिक्स्ड औकात हो। नेक्स्ट है पानी, सेफ फिल्टर वाला पानी, अच्छा साफ पानी, ये भी बहुत अहम है सेहत के लिए क्योंकि आलूदा पानी की वजह से बहुत सी बीमारियां होती हैं, हत्ता कि पेट की ख़राबी, पेट के अंदर कीड़े पैदा होना और इरखान की बीमारी होना, जिगर का ख़राब होना और किडनी ख़राब होना, ये पूरी बीमारियां अगर से पानी की साफ़ पानी ना हो, उसके अंदर अगर से जरासीम वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के आ जाएँ तो फिर ये बीमारियां होने का अंदेशा होता है। तो ये ख्याल रखें कि मदरसों में अपने फ़िल्टर का इंतज़ाम हो और फ़िल्टर को वक्तन फ़वक्तन उसका मेंटेनेंस होता रहे, उसकी सफाई होते रहे। ऐसा नहीं कि फ़िल्टर लगा दिया और छोड़ दिया, उसको कोई सफाई नहीं हो रही उसके अंदर, बल्कि उसके जो मेंटेनेंस करने वाले कंपनी के होते हैं उनको बुलाया जाए रेगुलरली हर 4-6 महीने में, और उनको जो है उसकी सही तरह से उसकी सफाई होती रहे, फ़िल्टर की, पानी के फ़िल्टर की भी। और बच्चियों को इस बात के लिए तनकीन की जाए कि पानी दिन में कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी वो पिएं। और ख़ास तौर पे गर्मा के महीनों में पानी पीना जो है ज़्यादा हो, क्योंकि पानी अगर से कम पिएंगे तो उसका असर जो है जिस्म के दूसरे चीज़ों पे भी पड़ता है और खाने का हाजिमा भी उससे ख़राब होता है, उससे जो है दूसरी बीमारियां भी होती हैं। तो पानी सही मकदार में बच्चियों को लेने की जो है हम तलकीन करें, उनको तो उसकी तरबियत करें, आदत डालें। बल्कि क्लासरूम के अंदर भी जो है क्लासेस के बीच में भी अगर से ज़्यादा वक्त हो जाए तो फिर उनको याद दहानी की जाए कि आप पानी पिए उठकर, तो ये भी जो है इसका इंतज़ाम हो। और जो ग़िज़ा के अंदर हम जो प्लानिंग करते हैं ग़िज़ा की, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि बाज़ चीज़ों की कमी ग़िज़ा में बहुत आम है हिंदुस्तान के अंदर, जैसा कि आयरन की कमी, लोहे की कमी ग़िज़ा में, और दूसरे कैल्शियम की कमी, और तीसरे विटामिन डी की कमी। ये 3 चीज़ों की कमी बहुत आम है। इसकी जो है हम ख़ास तौर पे इसका ख्याल रखें, जो ऐसी ग़िज़ाएँ जिसके अंदर ये विटामिन हो ज़्यादा, वो चीज़ों को जो है दें। हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे कि किन चीज़ों में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। फिर अगली चीज़ है धूप। तालिबात के लिए, सेहत के लिए ये भी ज़रूरी है कि उनको रोज़ कम से कम 20 मिनट धूप उनको जो है मिले। ये कोशिश करें कि सहन के अंदर जहाँ पे धूप आती हो, या अगर सहन अगर से नहीं है कहीं पे मदरसे में, तो कम से कम छत के ऊपर इस तरह से इंतज़ाम हो कि अतराफ़ से पर्दे वगैरह लगा कर, ताकि उनको धूप का जो है कोई ना कोई इंतज़ाम हो कि दिन में 20 मिनट अगर से चेहरों को और हाथों को धूप अगर से लगे बच्चियों की रोज़, तो इंशाल्लाह उनको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। क्योंकि विटामिन डी की अहमियत ये है कि विटामिन डी की वजह से हड्डियों की मजबूती आती है, और अगर से विटामिन डी कम हो तो फिर उनकी हड्डियां ज़िंदगी भर के लिए कमज़ोर हो जाएंगी, और उनका जो कद है वो भी जो है बढ़ नहीं पाएगा पूरी तरह से।
उसके अलावा जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत की भी कमी हो जाएगी, तो बार बार जो है खांसी ज़ुकाम वगैरह की बीमारियां होंगी उनको। तो इस वजह से धूप का जो है, बच्चियों को धूप लगना चाहिए, उसका जो है हम कोशिश करें। और जो सुबह की जो वर्जिश का जो वक्त होता है, सुबह में वर्जिश की भी बहुत अहमियत है। तो ये इस तरह से कुछ प्लानिंग हो कि वर्जिश का जो वक्त है सुबह में, वो जो है धूप का वक्त हो, और उसी वक्त में जो है उनको धूप भी मिल जाए और वर्जिश भी हो जाए, तो वक्त भी जो है उससे सेव हो जाएगा आपका। तो इस तरह से कुछ प्लानिंग हो। नेक्स्ट है सफाई सुथराई, हाइजीन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। तो साफ सुथरा रहना ये भी सेहत के लिए बहुत अहम है। और इसके अंदर जो है पर्सनल सफाई, यानी जिस्म की सफाई है, यानी वक्तन फ़वक्तन नहाना और साबुन का इस्तेमाल, अपने बालों की सफाई का ख्याल रखना ताकि उनके जुएँ वगैरह ना आए बालों के अंदर, तेल वगैरह का इस्तेमाल, कंघी करना रेगुलरली, और साफ धुले हुए कपड़े पहनना जो धूप में सुखाए हुए हों, तो उससे जो है जो कीड़े वगैरह मर जाते हैं कपड़ों में से। तो ये साफ सुथरे कपड़े पहनना भी जो है बहुत ज़रूरी है, वरना जिल्द के बीमारियां होते हैं उससे। फिर इसके अलावा जो है अपने बिस्तर की सफाई, पलंग की सफाई, कमरों की सफाई, ये भी जो है सब चीज़ें जो है सेहत के लिए अहम और नागुज़ीर हैं। फिर जिस्मानी हरकत, जिस्मानी वर्जिश, ये भी इसका मुस्तकिल इसकी अहमियत है। बच्चियों को सुबह में भी जो है सुबह में कम से कम एक 20 मिनट वर्जिश जो है बच्चियाँ जो है करें, और बाज़ाब्ता उनकी वर्जिश के लिए कोई ट्रेनर के साथ मशवरा करके हर उम्र की बच्चियों के लिए उनकी उम्र के मुताबिक उनको जो है वर्जिश बताई जाए, सिखलाई जाए और उनसे कराई जाए। ऐसा नहीं कि आप जो है सबको एक ही चीज़ से, एक ही डंडे से हाँक रहे हैं सबको एक ही। हर उम्र की बच्ची की ज़रूरत अलग होती है, छोटी बच्चियों की अलग और बड़ी बच्चियों की अलग। तो उनकी उम्र के लिहाज से, उनके जिस्मानी ताकत के एतबार से उनसे वर्जिश करवाई जाए, और उसकी बाज़ाब्ता प्लानिंग से पूरे एक प्रोफेशनल ट्रेनर के साथ जो है उसको बैठकर प्लान किया जाए और उनको सिखाई जाए। किसी एक टीचर को जो है उस पर जिम्मेदारी दिया जाए कि ये आप जो है चीज़ों की प्लानिंग करें पूरे कोई ट्रेनर के साथ मिलकर, और उन चीज़ों को जो है सीख कर भी जो है बच्चियों को सिखाया जा सकता है। आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे भी जो है बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, ये चीज़ें तो यूट्यूब पे देख कर भी जो है कोई सही यूट्यूब ट्रेनर के जो है वीडियोस को फॉलो करके वो जो है बच्चियों को सिखाया जा सकता है सीख कर। फिर शाम के वक्त में जो है खेल कूद भी हो, जिसमें जिस्मानी हरकत हो ज़्यादा, तो ये भी जो है कुछ शेड्यूल इस तरह से बनाया जाए, क्योंकि खेल कूद का असर न सिर्फ जिस्म के ऊपर बल्कि उसकी नफ्सियात के ऊपर भी पड़ता है। नफ्सानी सेहत के लिए भी खेल कूद ज़रूरी है। तो शाम के वक्त में कुछ तफरी और कुछ खेल कूद का भी जो है इंतज़ाम होना चाहिए। अगली बात है हाथ धोना। इसको मैं अलग से जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि इसकी गैर मामूली अहमियत है। बच्चियों को ये बात का जो है आदी बनाया जाए कि बैतुल खला इस्तेमाल करने के बाद और खाने से पहले साबुन से हाथ अच्छा जो है मलकर धोया जाए। कम से कम 30 सेकंड कम से कम साबुन लगाने के बाद में हाथों को अच्छी तरह से, दोनों हाथों को मलना चाहिए और उसके बाद पानी से धोना चाहिए उसको, क्योंकि जिस्म में जो हाथों के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होती हैं, जो भी कीटाणु होते हैं, उनको जो है मरने के लिए कम से कम 30 सेकंड की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ जो है पानी के नीचे गीला कर लिया और काफ़ी हाथ धोना हो गया हमारा, ऐसा नहीं होता, बल्कि पूरी तरह से साबुन से हाथ जो है धोना। बच्चियों को ये हैंड हाइजीन, हाथ की सफाई का, हाथों को साफ रखने का जो है बाज़ाब्ता उनको प्रैक्टिस ट्रेनिंग करवाया जाए, उनको निगरानी से करवाया जाए, क्योंकि इसमें बच्चे ख़ास तौर पे लापरवाही करते हैं। बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी लापरवाही करते हैं इसमें अक्सर। तो इसका नतीजा ये होता है कि बाद में उनको जो है पेट की ख़राबी होती है, पेट के कीड़े होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टाइफाइड वगैरह की बीमारियां भी होने का इसमें चांस होता है। तो इससे जो है इसकी ख़ास जो है तो इसकी तरफ तवज्जो होना चाहिए, और हॉस्टल के अंदर साबुन वगैरह का इंतज़ाम जो है होना चाहिए, बैतुल खला के पास भी और खाने की जगह पे भी। फिर इसके बाद में रेगुलर जो है पाबंदी के साथ सेहत का चेकअप होना चाहिए बच्चियों का, इसका भी इंतज़ाम हो। यानी हर साल कम से कम एक मरतबा, और साल की शुरुआत में इसका इंतज़ाम करें कि कोई डॉक्टर से जो है
डॉक्टर्स को बुलाएं हॉस्टल में, मदरसे में, और उनका पूरे तालिबात का जो है सेहत का चेकअप होना चाहिए। उनका वज़न, उनकी ख़द का जो है उसका नापना, उसको जो है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, और उनकी जो है आँखों के जांच हो, क्योंकि कई बच्चियों को ऐसा होता है कि बच्चियों की जो है आँख कमज़ोर होते हैं, उनको ऐनक की ज़रूरत होती है, उनको पता भी नहीं होता, और वो क्लासरूम में बैठते हैं, उनको जो है बोर्ड नज़र नहीं आता बराबर, उनको समझ नहीं सकती कि क्या टीचर जो है लिख रही है बोर्ड पे, वो तालीम में पीछे हो जाती हैं। टीचर जो है समझते हैं कि ये बच्चियां जो है तवज्जो नहीं दे रही तालीम पे, उनको जो है डांट पड़ती है। लेकिन उनकी अक्सर जब ऐनक उनको जब लगती है तो फिर ऐनक जो है इस्तेमाल करने के बाद में ये मसला दूर हो जाता है। तो ये बच्चियों के ऐनक आँखों का भी जो है जांच होना चाहिए रेगुलरली, हर साल में 1 मरतबा कम अज़ कम। और इसके अलावा फिर दांतों की जो है चेकअप भी होना चाहिए, डेंटिस्ट से दांतों की चेकअप भी करवाया जाए, क्योंकि बच्चों के अंदर दांतों के मसाइल बहुत जो है आम है। अगर से दांतों के ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर उसकी तरफ से दूसरे और बीमारियां, पेट की बीमारियां भी होने का जो है चांस होता है बाद में। तो दांतों की चेकअप हो, आंखों का चेकअप हो, जिल्द का चेकअप हो, क्योंकि जिल्द की बीमारियां भी बच्चियों के अंदर काम जो है आम है, और खासतौर पे नौ उम्र बच्चियों के अंदर जो है पिंपल आ जाना, फुंसियां हो जाना चेहरे के ऊपर, जिस्म के दूसरे हिस्सों पे जो है इन्फेक्शन होना, फंगस का इन्फेक्शन, और खुजली खारिश की बीमारी का, मुख्तलिफ जो है बीमारियां ये आम हैं बच्चियों में। तो इन बीमारियों से भी जो है बचने के लिए ये उनका चेकअप, जल्दी अमराज का भी जो है चेकअप उनका होना चाहिए। और इसके अलावा निस्वानी बीमारियों के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनका भी जो है इंतज़ाम हो, उसका भी जो है चेकअप हो, ताकि जो बच्चियां जो जिसका भी हैज़ के मसाइल जो भी हैं बच्चियों को, और जो भी निस्वानी बीमारियां हो रही हैं बच्चियों को, जो भी इन्फेक्शन वगैरह हो रहे हैं, लुकोरिया हो रहा है, जो भी है, तो इन तमाम बीमारियों से जो है उनको उनका सही तरह से तशख़ीस हो, और उनकी सही उसकी इलाज हो सके सही तरह से, सही वक्त के ऊपर। क्योंकि इन बीमारियों को और ऐसे ही हम जो है लापरवाही से छोड़ दें तो आगे चल के जो है ये ज़िंदगी में बहुत जो है परेशान करेंगे इनको। तो बच्चियों को इसी उम्र से जो है उनकी तमाम सेहत का जो है ख्याल इस तरह से रखा जा सकता है, उनकी बीमारियों को पहले से जो है उसकी तशख़ीस कर कर। अब हम देखते हैं कि ज़िम्मेदारान का और मदरसे के ज़िम्मेदारान का और उनकी असातिज़ा का क्या जो है किरदार होना चाहिए बच्चियों की सेहत और ग़िज़ा में। सबसे पहले तो ये कि जो भी मदरसे का जो आमला है, जो भी उस्ताद हैं, पढ़ाने वाले हैं, जो केयर टेकर हैं, इनको सही तरह से इनकी तालीम हो, इनको सही ट्रेनिंग दी जाए कि बच्चियों की सेहत का ख्याल किस तरह से रखा जाता है, और उनके अंदर अगर से कोई बीमारी आ रही हो तो उसको जो है फ़ौरी उसको जो है समझ लें, देख लें और पहचान लें, और उनको जो है डॉक्टर के पास किस तरह से कब ले जाना है, ये तम और ग़िज़ा उनको किस तरह से दी जानी चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो है बच्चियों की सेहत के ताल्लुक़ से, उनकी जिस्मानी जो है हिफाजत के एतबार से जो है उनको सही जो है ट्रेनिंग होना चाहिए स्टाफ का। दूसरी चीज़ ये कि वक्तन फ़वक्तन किचन और हॉस्टल के कमरे और टॉयलेट्स वगैरह का जो है जांच हो, उसकी जो है उसका मायना करें, मैनेजमेंट जो है उसका मायना करता रहे, हर हफ्ते में 1 मरतबा इन तमाम जगहों का जो है मायना हो, ताकि देखा जाए कि कोई उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, कोई ख़राबी तो नहीं आ रही वहाँ पर। क्योंकि अक्सर जो बीमारियाँ आते हैं किचन से आते हैं, या फिर जो है खाने की जगह से आते हैं, या फिर बाथरूम्स की ख़राबी वगैरह की वजह से। तो ये हॉस्टल में या मदरसे में बीमारी फैलने की जगह ये हैं। तो यहाँ पर अगर से इसका ख़ास अगर से इसके ऊपर तवज्जो दी जाए, और इसको जो इसकी मेंटेनेंस सही तरह से अगर से हो, तो इंशाल्लाह बीमारियों से जो है हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। नेक्स्ट ये कि हर मदरसे की एक सेहत की पॉलिसी बनाए मदरसा, हमारे पास एक लिखी हुई पॉलिसी मौजूद हो कि जिसमें हम बताएं कि हमारे क्या सेहत के अहदाफ हैं, हम किस तरह से हमारी तालिबात की सेहत की हिफाजत करेंगे, किस तरह से हम उनको ग़िज़ा फ़राहम करेंगे, और उसका पूरी प्लानिंग क्या है हमारे पास, ये पूरा लिखा हुआ होना चाहिए हमारे पास, पूरी पॉलिसी हो, पूरा उसका जो है रिकॉर्ड हो। नेक्स्ट है हर बच्ची का सेहत का रिकॉर्ड मेंटेन करना, पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। बच्ची दाखिला ली हमारे पास, फौरी उसका सेहत का भी रिकॉर्ड बन जाना चाहिए, उसका वज़न, उसकी ख़द, उसकी जो है आँखों की कैफियत, उसकी ऐनक का नंबर, उसका जो है जो भी उसके अंदर अगर से उसको कोई चीज़ की एलर्जी है ग़िज़ा वगैरह की, तो वो उसके अंदर नोट हो, उसकी बीमारियां क्या क्या उसको हो रही हैं उसको पूरा उसके अंदर रिकॉर्ड हो, क्या दवाएं दी जा रही हैं उसको उसका रिकॉर्ड हो, ये पूरी चीज़ें जो है उसके अंदर मौजूद हो। और जब बच्चे मदरसे से फारिग हों तो फिर उनको उनका रिकॉर्ड उनको दे दिया जाए उनके माँ बाप को,
ताकि उनका पूरा जो है हमारे साथ रहने का जो रिकॉर्ड है वो पूरा उनके पास महफूज हो, उसके लिहाज से उनकी आगे की सेहत का जो है प्लानिंग कर सके। अगली बात है माँ बाप से इसके ताल्लुक से सही जो है राब्ता और कम्युनिकेशन सेहत के ताल्लुक से माँ बाप से जो भी जो है इसके बारे में जो है मशवरा होना चाहिए कि बच्चियों की सेहत किस तरह जो है जा रही है, उनकी ग़िज़ा हम किस तरह से उसकी देखभाल हम कर रहे हैं, और बच्चियों के अंदर से कोई बीमारी अगर से आ रही हो, कोई सेहत की अंदर कोई कमी अगर से उनके अंदर आ रही हो, तो फिर उसका जो है उसकी आगाही माँ बाप को भी करवाई जाए और उनको भी जो है बताया जाए कि बच्चों की जो है किस तरह से उनको देखभाल करना है आगे। नेक्स्ट बात हम देखते हैं कि सेहत की तालीम किस तरह से हमको जो है बच्चों को हम दे सकते हैं। सेहत की तालीम के अंदर ये है कि जो आम सेहत की जो उसूल हैं वो बच्चों को सिखाए जाएं, और ग़िज़ा के मुतवाज़िन ग़िज़ा के बारे में बच्चों को सिखाया जाए कि कौन सी ग़िज़ा उनके लिए बेहतर है, कौन सी ग़िज़ा में क्या ख़ासियत होती है, और कौन सी ग़िज़ा कब किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस मिक़दार में इस्तेमाल करना है, कौन सी ग़िज़ा में क्या कौन सा विटामिन होता है। ये सब तमाम चीज़ों का इल्म बच्चियों को हमको जो है देना चाहिए। ये किताबें जो है पूरे हमको जो है मार्केट में मिलते हैं, आज उर्दू में भी मिलते हैं किताबें, तो हम जो है मशवरा करके किसी डॉक्टर से वगैरह किताबें जो है उनको चूज़ करें। और बल्कि NCERT जो मुल्क का जो इदारा है जो बच्चों के सिलेबस को तय करता है पूरे मुल्क के, तो NCERT जो एक गवर्नमेंट का इदारा है, तो इस इदारे के जानिब से हर क्लास हर तबके हर उम्र के बच्चों के लिए किताबें जो है इन्होंने शाया की हैं, जो इंटरनेट पे भी आपको मिल जाते हैं। तो ये किताबों के अंदर जो है सेहतमंदी के उसूल के ताल्लुक से पूरी किताबें हैं। तो ये किताबों को हम जो है मंगा कर जो है उसमें पढ़कर जो है उसको भी जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के लिए सही सेहत की तालीम देने के लिए। इसके साथ साथ जो है बच्चों को ये भी सिखाया जाए कि फ़र्स्ट एड किस तरह से करें, कोई अगर से इमरजेंसी हो जाए तो इमरजेंसी हालत के अंदर किस तरह से जो है देखभाल करें। यानी समझो किसी का हाथ कट गया, खून बहुत बह रहा है, या किसी को कोई आग लग गई, किसी का हाथ जल गया, किसी को जो है आग लग गई, या कोई जो है और कोई किसी किस्म की फर्स्ट एड का जो है ज़रूरत पड़ी किसी को, तो या किसी को करंट का शॉक लग गया, तो उस मौके पे किस तरह से जो है उसको बचाना है, उसको जो है किस तरह से उसको फौरी हंगामी तौर से जो है तब्बी इमदाद किस तरह से उसको दी जा सकती है। ये फर्स्ट एड के उसूल उसको सिखाए जाएं बच्चों को। और किसी का जो है कार्डियक अरेस्ट हो जाए, किसी को जो है हार्ट अटैक आ जाए, तो उस वक्त किस तरह से जो है उसकी जो है CPR किस तरह से करें, किस तरह से उसको जो है फिर से होश में लाने की कोशिश करें। ये तमाम जो है चीज़ें उसूल हैं, ये आजकल स्कूलों में सिखाए जा रहे हैं चीज़ें। तो हमको चाहिए कि हम हमारे तालिबात को भी मदरसों में भी जो है हम ये चीज़ें सिखाएं, ताकि बच्चे जो है इसके काबिल हों कि अगर से कोई उनके सामने कोई इमरजेंसी सिचुएशन अगर से आ जाती है तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ के वो कर सकें काम। फिर इसके अलावा जो है जो आम बीमारियां हैं, जैसा कि खांसी बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है, पेट का दर्द है, पेचिश है, दस्त लग गए हैं, तो इस तरह के जो कॉमन जो बीमारियां हैं उसके अंदर उसकी क्या अलामतें हैं, क्या उसकी वजूहात हैं, और किस तरह से इन बीमारियों से बचा जा सकता है, और वो बीमारियां जब हो जाए तो फिर क्या घरेलू नुस्खे हैं जिसको हम इस्तेमाल करके जो है फौरी तौर से जो है उसकी तकलीफ को दूर कर सकते हैं। और जो है बुखार अगर से किसी को आ जाए तो बुखार किस तरह से चेक करते हैं थर्मोमीटर के ज़रिए से। अगर से किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है घर में तो ब्लड प्रेशर किस तरह से चेक करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है हम बच्चों को सिखाना है। ये जो बेसिक आलात हैं, तिब्बी आलात, उनको जो है किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये भी जो है हमको बच्चों की जो है ट्रेनिंग हमको बच्चों को देने हैं इसकी तमाम चीज़ों की। फिर इसके अलावा बच्चे जो है इंटरनेट आज हर एक के पास इंटरनेट है, आज फ़ोन हर एक के पास है आज, तो बच्चों को इस बात की भी तालीम दें, इस बात की भी हम तरबियत करें कि किस तरह से अपने आप को इंटरनेट को इस्तेमाल जो है किस तरह से महफूज रहते हुए करें। स्क्रीन ज़्यादा इस्तेमाल करना उसके भी जो है सेहत के ऊपर और आँखों की सेहत के ऊपर ख़ास तौर पे उसके बहुत मनफी असरात पड़ते हैं, और दिमाग पे भी उसके मनफी असरात पड़ते हैं। तो दिमागी नशोनुमा भी जो है उससे रुक जाता है ज़्यादा स्क्रीन इस्तेमाल करने से, ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने से। तो हम बच्चों को जो है डिसिप्लिन सिखाएं कि वो घर जब छुट्टियों के लिए जब घर जाते हैं या शाम में जब घर को जाते हैं तो वो जो है वो फ़ोन और
टीवी वगैरह से जो है अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं, उसके अंदर उनको जो है उसकी तरगीब दिया जाए, उसको उनकी जो है ख़ास तौर पे उसके नुकसानात उनको बताए जाएं। और अगर किसी को स्क्रीन एडिक्शन हो जाए, आजकल ये फ़ोन का भी एडिक्शन जो है कॉमन हो गया, तो ये भी एक, जिस तरह से शराब की एक लत है, जिस तरह से ड्रग्स की लत है, इसी तरह से आज जो है ये फ़ोन की भी लत है। सेम उसके असरात दिमाग के ऊपर इंसान के वैसे ही पड़ रहे हैं। तो इसकी भी जो है हमको जो है देखना चाहिए कि अगर से कोई बच्चा हमारा, कोई हमारी तालिबा अगर से इस एडिक्शन के मुतासिर हुई हो, तो हम जो है उसको देखें और फौरी जो है उसकी तरफ तवज्जो दें और उसके लिए जो है डॉक्टर वगैरह से रुजू करके जो है उसको सही तरह से उसकी आदत को छुड़वाने की जो है तदबीर करें। नेक्स्ट है मदरसे की जो तामीर और मदरसे की जो बिल्डिंग है, उसके अहाता है मदरसे का, उसके अंदर क्या चीज़ें हों जिससे जो है सेहत फ़रोग हो सकती है सेहत का। उसमें सबसे पहले कि क्लासरूम्स जो है हवादार हों, कुशादा हों। ये कोशिश करें कि हवा आती हो उसके अंदर खुली से, और जो है मदरसे के अंदर कोई ऐसा मकाम हो, खुला मकाम, जहाँ पर धूप आती हो सुबह में, ताकि बच्चियां जो है वहाँ पर हम बच्चियों को जो है सुबह में धूप में बिठा सकें थोड़ी देर। तो ये प्लानिंग इस तरह से हो मदरसे की कि उसमें धूप आए और कमरों में भी पूरे जो है रोशनी हो उसके अंदर सही तरह से, और हवा आती हो आर पार। और इवन जो सोने के कमरे हैं, हॉस्टल वगैरह हैं, वहाँ पर भी खुले कमरे हों, खिड़कियाँ वगैरह अच्छे हों और वहाँ पे हवा आती हो बराबर से। नेक्स्ट, जो फर्श है हॉस्टल का और बाथरूम्स का, फर्श इस तरह से हो कि वो जो है उसमें जो है स्लिप होने का जो है चांस कम हो, उसमें फिसल के गिरने का चांस कम हो। ख़ास तौर पे सीढ़ियाँ अगर से हैं मदरसे में, तो सीढ़ियाँ इस तरह से बनाई जाएं कि उसमें जो है फिसल के गिरने का चांस कम हो, क्योंकि बच्चे जो है उस पर भागते हैं सीढ़ियों के ऊपर और जो है फिर फिसल के गिर जाते हैं। तो ये जो चीज़ को ख्याल रखा जाए उसका, कि बच्चों की सेफ्टी हो उसके अंदर, पूरे फर्श के अंदर, और सीढ़ियाँ वगैरह बना डिज़ाइन जिस तरह से हो। फिर नेक्स्ट ये कि सफाई वगैरह का इंतज़ाम सही तरह से हो मदरसे के अंदर। पानी जो है कहीं पे भी जो है ठहरता ना हो, बाथरूम्स में हो, किचन वगैरह में है, या पानी जो है जमा हो रहता है वहाँ पर, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ड्रेनेज का जो है सही इंतज़ाम होना चाहिए। और ये इस बात का भी ख्याल रखें कि जो कीड़े वगैरह है, चूहे हैं, मच्छर मक्खी वगैरह है, खटमल हैं, इन चीज़ों की जो है बाज़ाब्ता जो है उसका रोकथाम हो। उसके लिए दवा वगैरह, पेस्ट कंट्रोल की जो दवाएं वगैरह हैं वो कराई जाएं, ताकि जो है बीमारियों से बच्चे बच सकें, क्योंकि मच्छर एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और इससे कई बीमारियां होते हैं, जैसा कि डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। इस तरह के जो है ख़तरनाक बीमारियां होते हैं और ये आम है, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और मक्खियाँ वगैरह अगर से आते हैं हॉस्टल के अंदर, ख़ासतौर पे किचन वगैरह में और खाने की जगहों पर, तो ये मक्खियों की वजह से फिर दूसरी बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ होते हैं, इससे जो है दस्त वगैरह लगने का चांस होता है, टाइफाइड की बीमारी जो है इससे फैलती है। तो इसका ख़ास ख्याल रखें कि मदरसे के पूरे अहाते के अंदर कहीं पे भी मच्छर मक्खी और ये इस तरह के जो है कीड़े वगैरह जो है ना हो, उसकी जो है वक्तन फ़वक्तन दवा छिड़की जाए और उसका जो है सफाई का इंतज़ाम पूरी तरह से हो। और कूड़ा करकट अगर से पड़ा हुआ हो मदरसे के अंदर, सही तरह से हम उसको डिस्पोज नहीं करें, तो फिर अगेन उससे भी जो है फिर भी मच्छर वगैरह जो है और फैलते हैं। उसका जो है बाकायदा इंतज़ाम हो कि रेगुलर बेसिस पे उसके जो है सफाई होती रहे पूरे मदरसे की। नेक्स्ट है फायर सेफ्टी, यानी आग लगने से बचाव, उसका पूरा इंतज़ाम होना चाहिए मदरसे के स्ट्रक्चर के अंदर, पूरा इंतज़ाम हो कि आग ना लगे। अब आग अक्सर जो है लगती है शॉर्ट सर्किट से, करंट की वायरिंग बराबर ना होने की वजह से, या फिर किचन में जो है सिलेंडर वगैरह का सही इस्तेमाल ना हो अगर से, चूल्हे वगैरह का, तो उसके वजह से होती है। तो इन चीज़ों की तरफ ख़ास तवज्जो हो हमारी, कि हम जो है हमारे हॉस्टल के अंदर या हमारे पूरे मदरसे के अंदर वायर वगैरह जो है सही तरह से वायरिंग हो, और स्विच वगैरह इस तरह से ना हो कि उसमें जो है करंट का शॉक लगने का चांस हो, और कोई लूज कनेक्शन ना हो कहीं पर भी। और जो है फिर ये इस बात का ख्याल रखें कि जो है पूरा जो करंट का जो बार पड़ रहा है पूरी वायरिंग के ऊपर, वो जो है उसको संभालने के काबिल हो, पूरी वायरिंग उसका सही इंतज़ाम हो। और जो है आग लगने पर जो है फायर एक्सटिंग्विशर का जो है इंतज़ाम हो, पूरे जो फायर एक्सटिंग्विशर के जो सिलेंडर होते हैं वो पूरे हर
जो है कमरे के पास जो है वो मौजूद हों, और उसकी जो है ट्रेनिंग भी हो बच्चों को, और असातिज़ा को उसकी ट्रेनिंग हो कि किस तरह से अगर से लग जाए तो वो फायर एक्सटिंग्विशर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आग बुझाने की जो सिलेंडर होता है उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए पूरे स्टाफ को, पूरे पढ़ाने वालों को भी और बड़े बच्चियों को भी। फिर इसके अलावा मदरसे के अंदर एक ऐसा कमरा हो जहाँ पर मुताद्दी बीमारियां अगर से किसी को हो जाएं बच्चियों को, तो उनको वहाँ पर रख सकें, ताकि दूसरे बच्चियों को जो है वो बीमारी फैलने ना पाए। ख़ासतौर पे जो फेफड़ों की इन्फेक्शन है, मुतादी बीमारियां हैं, खांसी बुखार वगैरह के, तो ये चीज़ें जो है एक से दूसरे को लगते हैं, निमोनिया वगैरह है। तो इसके ज़रिए से जो है हम अगर से एक अलग से कमरा बनाएं उनके लिए, जो बीमारों के लिए ख़ास तौर पे हो कमरा, तो उसके लिए जो है वहाँ पर उनको रख सकते हैं ताकि बीमारी दूसरों तक ना फैले। और मदरसे के अंदर जो ज़रूरी इब्तदाई फर्स्ट एड की जो दवाएं हैं वो उनके पास मौजूद होना चाहिए। जो बुखार की दवा है, खांसी ज़ुकाम की दवाएं हैं, या जो है ORS का जो पाउडर होता है वगैरह, ये तमाम ये चीज़ें, या किसी को पट्टी वगैरह, बैंडेज, ये चीज़ें जो है मौजूद होनी चाहिए मदरसे के अंदर, ताकि अगर से किसी को रात को भी किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो फिर उसको इस्तेमाल करने में आसानी हो। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि चंद जो आम बीमारियां जो ग़िज़ाइयत में कमी की वजह से जो आती हैं, उनको किस तरह से उससे हम बचा सकते हैं बच्चों को। तो सबसे पहली जो आम बीमारी है वो है खून की कमी। ये एनीमिया कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो खून की कमी, ये जिस्म के अंदर अगर से लोहा कम है तो फिर इससे खून की कमी हो जाती है, और ये कॉमनली बच्चियों के अंदर बहुत जो है ये आम है, क्योंकि बच्चियों में जो है माहवारी के दौरान जो है उनका खून जो है जाता है, और इसके अलावा जो है बच्चियां जो है बराबर से जो है खाते नहीं, ग़िज़ा जो जिसके अंदर खून बनने की सलाहियत होती है वैसी ग़िज़ा कम लेते हैं बच्चियां। तो इस वजह से जो है, और फिर पेट के कीड़े वगैरह भी होते हैं बच्चों को, तो इस वजह से जो है खून की कमी बच्चों के अंदर हो जाती है। तो ऐसी ग़िज़ा उनको देना चाहिए जिसके अंदर लोहा ज़्यादा हो। वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं? जिसके अंदर हरी पत्ते की सब्ज़ी, जैसा कि पालक है, मेथी है, गोंगुरा वगैरह, और फिर काला चना है, मसूर की दाल है, राजमा है, गोश्त है, कलेजी है, अंडे की जर्दी है, खजूर है। तो ये ग़िज़ाएँ हैं जिसके अंदर लोहा ज़्यादा रहता है। अगर से बच्चों को हम हफ्ते में 4 से 5 मरतबा अगर से ये चीज़ें दें, इनमें से कोई भी चीज़ 4 से 5 मरतबा हफ्ते में अगर से हम दे रहे हैं बच्चों को, तो इंशाअल्लाह उनको ये खून की कमी नहीं होगी। इसके साथ साथ ये कि सालन जब पकाते हैं तो सालन को जो है लोहे के बर्तन में पकाएं। लोहे के बर्तन में पकाने से उसके अंदर जो है लोहे का असर जो है उसके अंदर भी आता है, ग़िज़ा के अंदर भी। और इस बात का ख्याल रखेंगे जब भी हम बच्चों को गोश्त दे रहे हैं या दाल वगैरह दे रहे हैं या हरी सब्जी दे रहे हैं, तो उसके साथ थोड़ा सा नींबू भी छिड़क दें उसके अंदर। तो नींबू छिड़कने के साथ तो उसके लोहा जो है आसानी से जो है उसके अंदर जज्ब हो जाएगा ग़िज़ा में। और इस बात का ख्याल रखेंगे, खाने के बाद 2 घंटे तक चाय कॉफ़ी अगर से आप देंगे तो फिर लोहा जो है बराबर जज्ब नहीं होगा। तो चाय कॉफ़ी 2 घंटे तक बच्चों को ना दें खाने के बाद। इसके अलावा इस बात का ख्याल रखें, जो बच्चे जिसके अंदर की खून की कमी है, तो उनको जो है हर 6 महीने में 1 मरतबा कम अज़ कम उनका खून का मायना होना चाहिए, ताकि देखा जाए कि उनकी अंदर हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हो रहा, खून की कमी तो नहीं हो रही। क्योंकि खून की कमी अगर से हो जाएगी बच्चियों को, तो फिर उनकी जिस्मानी नशोनुमा रुक जाएगा, उनकी जहनी सलाहियत कमज़ोर हो जाएगी, और जो है वो ज़िंदगी भर कमज़ोर रहेंगी, और उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत की भी कमी हो जाएगी। उसकी तरफ से दूसरी बीमारियां भी जो है उनके ऊपर आसानी से जो है हमला कर सकते। दूसरी जो बीमारी है जो बहुत आम है बच्चियों में, यह है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी ये धूप से मिलता है, और ये इसकी कमी बहुत आम है। तो इसका जो है ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है कि दिन में अगर से 20 मिनट तक हम धूप में बिठाएंगे बच्चों को, तो फिर इंशाल्लाह इसकी कमी से जो है हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी भी बहुत आम है बच्चियों में, जिसके वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाते हैं बच्चियों के, और उनकी जो है जिस्म का नशोनुमा रुक जाता है। तो कैल्शियम कौन से ग़िज़ाओं में ज़्यादा होता है? कैल्शियम जो है दूध में, दही में, और गोश्त में, पनीर में, रागी में, तिल के बीज में, ये ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो कोशिश ये करें कि बच्चियों को रोज़ाना दूध या दही दें,
और जो है अंडे दें। अंडे में भी जो है कैल्शियम, अंडे की सफ़ेदी में कैल्शियम होता है बहुत। तो एक अंडा बच्चियों को जो है अगर से मिले रोज़ तो ये काफ़ी जो है इसके लिए सेहत फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा फिर जब रोटी पकाते हैं तो रोटी के अंदर तिल के दाने जो है डाल दें कुछ, तो उससे भी जो है तिल के अंदर भी बहुत जो है कैल्शियम होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी भी जो है काफ़ी जो है आम है बच्चियों में। तो प्रोटीन की कमी को रोकने के लिए ग़िज़ा में जो है हम दाल रोज़ शामिल करें, रोज़ाना दाल दें बच्चों को। दाल के साथ में जो है जो फलियां हैं बिन्स वगैरह ये दें बच्चों को। साथ में छोले, राजमा, सोयाबीन, अंडे, गोश्त, चिकन, दही और दूध, ये तमाम चीज़ों में प्रोटीन अच्छा होता है। और प्रोटीन अगर से अच्छा लें तो बच्चे जो है सेहतमंद रहते हैं इंशाल्लाह। उनकी जो है जिस्म का नशो नुमा भी बराबर होगा, उनकी जहनी सलाहियत भी जो है उसके इजाफा होगी इंशाल्लाह। तो अगले नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी भी जो है काफ़ी आम है। इससे बचने के लिए बच्चियों को जो है गाजर, कद्दू, पपाई, आम और मौज वगैरह का इस्तेमाल अगर से ज़्यादा करें हम, पालक वगैरह, तो जो है इससे विटामिन ए की कमी इंशाल्लाह जो है दूर हो जाएगी। फिर इसके साथ साथ और कुछ का आम बीमारियां हैं जिसको हम जो है बच्चों में जो देखते हैं अक्सर, और इस जो है हम थोड़ा से अगर से हम उसकी तवज्जो दें तो इंशाल्लाह उससे बच्चों को हम बचा सकते हैं। उसमें सबसे पहले है कि पेट के कीड़े। पेट के कीड़े भी जो है बहुत ही बच्चों में आम है, क्योंकि बच्चे जो है हाथ बराबर धोते नहीं खाने से पहले। तो अगर से बच्चों को हम हाथ बराबर साबुन से धुलाएं खाने से पहले और बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद, और फिर जो है खाना जब पकाएं तो जो है तरकारी वगैरह अच्छे से धोकर पकाएं उसको। और कच्चे मेवे अगर से बच्चे खा रहे हैं तो फिर उसको भी जो है अच्छे से पानी से धोकर खाना खाने की उनको आदत डालें, तो उससे जो है पेट के कीड़े से हम बच सकते हैं। दूसरे, जिल्द की बीमारियां भी बच्चों में जो है बहुत जो है आम होती हैं। जिल्द की बीमारियों से बचने के लिए जो साफ़ सुथरे कपड़े पहनना और जो है जिस्म को अपने साफ रखना, साबुन से नहाना, ये भी जो है अगर से हम इसको फॉलो करें तो ये इसकी जो है इससे बच सकते हैं बच्चे। और इनका बिस्तरा भी जो है साफ होना चाहिए बच्चों का। तीसरी चीज़ है जो सांस के इन्फेक्शन, खांसी ज़ुकाम और दूसरे सांस के इन्फेक्शन भी जो है, लंग्स के इन्फेक्शन, ये भी जो है बहुत काफ़ी जो है आम है बच्चों में। और इसके लिए इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है हवादार माहौल फराहम करें बच्चों को। रूम में जो है खिड़कियाँ अच्छे हों, खुले रहें रूम खिड़कियाँ, और आर पार हवा आती रहे। और जो है एक ही छोटे रूम, छोटे कमरों में ज़्यादा बच्चियाँ अगर से जमा रहेंगी तो फिर उससे जो है ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैलते हैं। तो कोशिश ये करें कि भीड़ ना हो बच्चों की कहीं पे, बल्कि जो है कुशादा कमरों में जो है बच्चे रहें। और इसके साथ साथ दांतों की जो भी ख़ास जो है तवज्जो दांतों की तरफ भी होना चाहिए बच्चों का, क्योंकि दांतों में कीड़ लगना भी जो है बच्चियों में आम है। और ये ज़्यादा मीठा खाने से, शक्कर खाने से और दांतों की सफाई की तरफ तवज्जो नहीं देने से ये चीज़ होती है। तो बच्चों को सुबह शाम 2 मरतबा ब्रश करना सिखाएं और डेंटल चेकअप होता रहे बच्चों का रेगुलरली। और कोई भी चीज़ खाने के बाद में कुल्ली करना सिखाएं बच्चों को। तो अगर से हर खाने के बाद में कुल्ली करने की अच्छी आदत हो और सुबह शाम ब्रश करें तो इंशाल्लाह दांतों की सेहत जो है अच्छी मेंटेन कर सकते हैं बहुत दिन तक। और नेक्स्ट है टाइफाइड बुखार। टाइफाइड भी जो है काफ़ी जो है कॉमन बुखार है और ये ख़तरनाक बुखार है। तो टाइफाइड होता है आलूदा पानी और आलूदा खाने की वजह से। हम खाने में ख़ास तौर पे कोशिश करें कि हम जो है पका हुआ खाना दें, ताज़ा पका हुआ खाना दें बच्चों को। और जो है फिर हाथ धोने के बाद में जो है खाना जो है साबुन से हाथ धोने के बाद खाएं बच्चे। बर्तन जिसमें खा रहे हैं बच्चे वो भी बर्तन जो है अच्छे साबुन से जो है धुले हुए हों बर्तन, उसका भी ख्याल रखें। और वैक्सीनेशन भी आता है टाइफाइड का, अगर से बच्चों को वैक्सीन दिला दें टाइफाइड का तो जो है इससे भी जो है बच सकते हैं बच्चे। तो ये चंद चीज़ें थी। तो इसमें हम ये ख्याल रखें कि बच्चों का जो है मायना होता रहे, हर साल में कम से कम 1 मरतबा उनकी सेहत का जो है चेकअप होता रहे, बाकायदा डॉक्टर को बुलाकर उनका चेकअप करवाएं, और ताकि उनकी बीमारियों की जो है जल्दी तशख़ीस हो सके और उनका सही इलाज हो सके। और उनकी ग़िज़ा के लिए एक डाइटिशियन से मिलकर जो है मशवरे से जो है उनकी ग़िज़ा का पूरा स्केड्यूल बने, उनका पूरा प्लान हो ग़िज़ा का, ताकि बच्चे जो है सही तरह से उनकी ग़िज़ायत पूरी उनको मिल सके। और
इसके अलावा जो है जितने भी चीज़ें ज़िक्र की गई हैं, इसको अगर से हम ख़ास अगर से तवज्जो करें अगर से इंतज़ामिया इसके तरफ, तो इंशाअल्लाह इसे उम्मीद है कि बच्चों की जो है सेहत अच्छी होगी और उनको जो है उनकी तालीमी कारकर्दगी भी जो है उससे इंशाअल्लाह बेहतर बन सकेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको जो है इन तमाम चीज़ों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे लिए आसान करे और अल्लाह ताला कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम।